नमस्कार। पूर्वांचल करियर क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। मैं मनोज सर आज आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक दरअसल परीक्षा की दृष्टिकोण से बहुत इंपॉर्टेंट है और ये टॉपिक आज हम ज्यादा समय नहीं लेंगे क्योंकि हमने ऑलरेडी वीडियो दिया है संवेगात्मक विकास और उसी से रिलेटेड एक टॉपिक है आपका, उसको हम थोड़ा सा डीपली पढ़ेंगे। बहुत आवश्यक है पढ़ना, ये टॉपिक जानना। टॉपिक का नाम है मनो सामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत, ठीक है, ये टॉपिक है। अब आप तो जान गए होंगे कि मनोसामाजिक सिद्धांत पर आज हम लोग चर्चा करेंगे और इस सिद्धांत के विकासकर्ता कौन है, तो कमेंट करके बताइए सिद्धांत के विकासकर्ता कौन है फटाक से। चलिए इस सिद्धांत के विकासकर्ता हम बता देते हैं, एरिक एरिक्सन है। कौन है? एरिक एरिक्सन इस सिद्धांत के विकासकर्ता माने जाते हैं। एरिक एरिक्सन प्रायः इन्होंने ये सिद्धांत दिया था 1963। ठीक, मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक सिद्धांत दरअसल साइकोसोशियोलॉजिकल थियरीज है ये। इसमें जो इनका ये सिद्धांत है ये प्रायः फ्रायड के सिद्धांत से मेल खाता है। फ्रायड के जो विचार थे मनोसामाजिक सिद्धांत के संदर्भ में, उसी तरह का कुछ विचार इनके भी आते हैं। चूंकि ये भी एक विश्लेषणात्मक मनो का विश्लेषण किया था, ठीक है, लेकिन इन्हें भी चूंकि हम एरिक एरिक्सन को भी नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं, नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं इसको, ठीक है, नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कहते हैं। और नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक फ्रायड है। फ्रायड को प्रायः साइको एनालिटिकल मनोविज्ञान के रूप में देखा जाता है, मनोवैज्ञानिक के रूप में देखा जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से एरिक एरिक्सन भी नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में जाने जाते हैं, ठीक है। इनका जो विचार है ये प्रायः इनका मानना है कि व्यक्ति का जो विकास है वह जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों का ज्यादा योगदान, यानी व्यक्ति के विकास में व्यक्ति के विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों का विशेष योगदान होता है। ठीक है, ये तो चीजें स्पष्ट हो गई। व्यक्ति के विकास में जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों का विशेष योगदान होता है। ठीक, इस सिद्धांत को इसीलिए इन्होंने सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत के नाम से जाना है। इस सिद्धांत को इसीलिए ये क्या कहते हैं, ये सामाजिक या मनोसामाजिक सिद्धांत या सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत कहा जाता है ये। ठीक, अब देखिए दरअसल इस सिद्धांत, एक सेकंड,
चलिए देखिए, ये इस सिद्धांत में आखिर सामाजिक संवेगात्मक सिद्धांत इसे क्यों कहा जाता है? अब जैसे संवेगात्मक विकास आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, संवेगात्मक विकास में प्रायः व्यक्ति के कुछ मूल प्रवृत्तियां होती हैं और उन मूल प्रवृत्तियों के आधार पर ही व्यक्ति अपने व्यवहार का प्रदर्शन करता है और प्रायः उसके संवेग को देखा जाता है। ठीक है, तो कुछ चीजें जैविक कारक के आधार पर होती हैं, लेकिन प्रायः एरिक एरिक्सन कहते हैं कि नहीं, वो जैविक कारक नहीं होती बल्कि वो सामाजिक कारक होता है। ठीक है, सामाजिक कारक के आधार पर वो चीजें दिखाई देती हैं। तो इनकी एक पुस्तक है बाल्यकाल व समाज। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। बाल्यकाल व समाज, ये पुस्तक है, किसकी पुस्तक है? एरिक एरिक्सन की। एरिक एरिक्सन की ये पुस्तक है बाल्यकाल व समाज। इस पुस्तक में प्रायः उन्होंने इस सामाजिक विकास या मनोसामाजिक सिद्धांत को कुल 8 अवस्थाओं में बांटा है। 8 अवस्थाओं में बांटा गया है। ठीक है, इसके कुल 8 अवस्थाएं होती हैं, यानी 8 अवस्था में पहली अवस्था की अगर हम बात करें तो पहली अवस्था हमारी आस्था बनाम अनास्था होती है। आस्था बनाम अनास्था की अवस्था होती है, इसे विश्वास बनाम अविश्वास कहते हैं। विश्वास बनाम अविश्वास कहा जाता है, यानी आस्था बनाम अनास्था होती है। ये जो आस्था बनाम अनास्था होती है, यह अमूमन 1 से लेकर 2 वर्ष तक का माना जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी उम्र की बात करते हैं, 1 से लेकर 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वह आपकी आस्था बनाम अनास्था की होती है, यानी 1 से 2 वर्ष तक का बच्चा किसी चीजों में वह विश्वास करता है तो किसी चीजों में वह अविश्वास करता है, यानी आस्था रखता है तो कहीं किसी वस्तु पर वह अनास्था का भी भाव प्रकट करता है। ठीक है, तो प्रायः उसको विश्वास बनाम अविश्वास के रूप में देखा जाता है। ठीक, दूसरी अवस्था स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता का है। स्वतंत्रता एक सेकंड, बनाम वर्सेस लज्जाशीलता। ठीक है, स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता। ये स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता क्या होता है? यानी बच्चा कभी किसी कार्य को लेकर स्वतंत्र होता है तो कभी किसी कार्य को लेकर लज्जाशील हो जाता है। इसकी उम्र अमूमन 2 से लेकर 3 वर्ष मानी जाती है कि 3 वर्ष का बच्चा है तो वह स्वतंत्रता बनाम लज्जाशीलता के रूप में देखा जाता है। ठीक, तीसरी अवस्था पहल बनाम ग्लानि की। ठीक, पहल बनाम ग्लानि, यानी ये भी प्रायः बच्चों में देखा जाता है कि किसी कार्य को करने के लिए वो पहल करते हैं, वो नेतृत्व करने का काम करते हैं, लेकिन कभी किसी कार्य के लिए उन्हें ग्लानि भी महसूस होती है। वह अपने आप को बहुत ग्लानि महसूस करते हैं कि बहुत गलत हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए। तो ये प्रायः पहल बनाम ग्लानि का होता है, जो 3 से लेकर 5 वर्ष तक माना जाता है। 3 से लेकर 5 वर्ष तक। ठीक है, तीसरी अवस्था, तीसरी नहीं बल्कि ये चौथी अवस्था होगी। चौथी अवस्था आपका परिश्रम बनाम हीनता की है। परिश्रम बनाम हीनता। देखिए, परिश्रम बनाम हीनता क्या होता है? यानी परिश्रम के आधार पर कार्य करना या परिश्रम के आधार पर किसी तरह की
भाव की अनुभूति करना, क्योंकि संवेगात्मक विकास से रिलेटेड ये चीजें हैं। तो कभी कभी होता है कि हम परिश्रम के आधार पर किसी भी प्रकार के भाव की अनुभूति करते हैं, तो कभी हमें ऐसा लगता है या हम बहुत अपने आप को हीनता महसूस करते हैं कि हम ये कार्य नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हम सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस तरह से परिश्रम बनाम हीनता होता है। ये आयु अमूमन 6 से लेकर 12 वर्ष तक मानी जाती है। ये 6 से लेकर 12 वर्ष तक। ठीक है, तो आगे चलें। ठीक, देखिए ये अगली अवस्था हमारी अस्तित्व बनाम भूमिका धंधे की है, यानी इसको हम चौथा 5वां अस्तित्व बनाम भूमिका धंधे। ठीक है, यानी 12 से 18 वर्ष की आयु अस्तित्व बनाम भूमिका धंधे की है, यानी हम अपने अस्तित्व के लिए लड़ाई लड़ते हैं। हम में जो विभिन्न प्रकार की धुंध होती है, जो विभिन्न प्रकार के हलचल हमारे मस्तिष्क में होता है, विभिन्न प्रकार के उत्तेजनाएं हमारे मस्तिष्क में चलती हैं, वह प्रायः इसलिए कि हमारी भी कोई ना कोई भूमिका होनी चाहिए, हमारा भी कोई ना कोई अस्तित्व होनी चाहिए। जैसे ये अमूमन किशोरावस्था के लक्षण होते हैं। किशोरावस्था में बच्चा नेतृत्व की भावना यानी अपनी भूमिका को आगे प्रकट करना चाहता है या अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रायः वह तमाम प्रकार के संघर्ष करता है, यानी उसी को हम भूमिका द्वंद्व के रूप में देखते हैं। ठीक है, आत्मीयता बनाम पार्थक्य, यानी ये छठा है हमारा, आत्मीयता बनाम पार्थक्य। देखिए आत्मीयता बनाम पार्थक्य यानी प्रायः ये 19 से 35 वर्ष माना जाता है। 19 से लेकर 35 वर्ष। आत्मीयता, भाई कोई पास पड़ोस हमारे रह रहा हो या हमारा कोई पड़ोसी हो, उसके साथ हमें किस तरह की आत्मीयता के भाव प्रदर्शित करने हैं। ठीक है, और पार्थक्यता का मतलब होता है उनसे कैसे हम मिलजुल कर रहे हैं या फिर कैसे हम उनसे कुछ बिखराव करें, कुछ अलगाव करें। इस तरह की भावनाएं प्रायः 19 से लेकर 35 वर्ष तक की देखी जाती है। यानी इस अवस्था में बच्चा अमूमन ये जानता है या इस तरह के संवेग, इस तरह के भाव उसमें उत्पन्न होने लगते हैं कि वह ये समझ जाएगा कि कौन हमारा है, उसके साथ किस तरह की आत्मीयता होनी चाहिए हमारी, या किस तरह से हमें उससे दूरी बनानी चाहिए, किस तरह से हमें उसको पार्थक्यता के रूप में प्रदर्शित करना है। तो इस तरह से आत्मीयता बनाम पार्थक्यता के रूप में देखा जाता है। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता, ये हमारा 7वां होगा। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता। उत्पादकता बनाम निष्क्रियता ये 36 से लेकर 55 तक बना। उत्पादकता यानी प्रोडक्शन की बात की जा रही है कि अब हम में इस तरह का जो भाव हमारे हैं, जो कर्तव्य है हमारे, जो हमारी अवस्था है, वह प्रायः कैसी है, प्रोडक्शन की है। अब हम विभिन्न प्रकार से उत्पादन कर सकते हैं या कभी कभी हमें उस उत्पादकता के आधार पर जब सफलता नहीं मिलती तो प्रायः हम एक प्रकार से निष्क्रिय हो जाते हैं। निष्क्रियता के भाव हमें दिखाई देने लगते हैं। ये उत्पादकता बनाम निष्क्रियता के रूप में होता है। और सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य लास्ट है, ये आपका 8वां। सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य। ठीक है, ये 55 से ऊपर की है। सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य यानी सत्यनिष्ठा बनाम नैराश्य, यदि व्यक्ति हमेशा सत्य के मार्ग पे चले, सत्यवादी हो, सत्यता पर चलता रहे,
और इसके बाद यदि उसको सफलता ना मिले, हमेशा वो संघर्ष करे, संघर्ष में ही पूरा जीवन व्यतीत कर दे, बस इसलिए कि मैं तो सत्य पे चल रहा हूं और सत्य हमेशा संघर्षशील होता है। और उसके बाद क्या करता है व्यक्ति, उसमें एक नैराश्य यानी निराशा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं कि अंततः सत्य पर चलना इतना गलत हो गया कि हम सफल नहीं हो पाए। अगर यही हम गलत कार्य किए होते या सत्यता पर नहीं रहे होते तो शायद हमको सफलता मिल गई होती, हम चीटिंग किए होते तो सफल हो गए होते, लेकिन सत्यता पर चलने की वजह से हमें एक निराश की भावना आ गई और हम जो है प्रायः कार्य को करना छोड़ देते हैं। तो ये 55 के ऊपर की स्थिति को देखने को मिलती है। तो ये गाइस इस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हमारा एक मनोसामाजिक सिद्धांत की एक अवस्था है, ठीक है। यानी कुल 8 अवस्थाएं होती हैं। एरिक एरिक्सन ने माना कि व्यक्ति में जो उसके मनोभाव होते हैं, उस मनोभाव की कुल 8 अवस्थाएं होती हैं और उन्हीं 8 अवस्थाओं के आधार पर व्यक्ति में जो भाव उत्पन्न होता है और उसी को वह प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो एरिक एरिक्सन का प्रायः मनोसामाजिक सिद्धांत है। परीक्षा के दृष्टिकोण से अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है मनोसामाजिक सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है या मनोसामाजिक सिद्धांत किसने दिया था, एरिक एरिक्सन ने दिया था, ठीक है। इसके अलावा भी मिलता है कि नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक कौन है, तो उसमें प्रायः एरिक एरिक्सन का भी नाम आता है और आपके फ्रायड का भी नाम आता है, ठीक है। अगर फ्रायड नहीं है तो आपको एरिक एरिक्सन बिल्कुल सही मानना होगा। एरिक एरिक्सन नव विश्लेषणात्मक मनोवैज्ञानिक के रूप में देखे जाते हैं और इसके साथ साथ फ्रायड भी प्रायः इसी से, दोनों लोगों का नाम सामाजिक सिद्धांत के अंतर्गत देखा जाता है, बशर्ते विचार थोड़ा सा अलग है ना। विचार में इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण भूमिका दे दिया कि जैविक कारकों की अपेक्षा सामाजिक कारकों की विशेष भूमिका होती है व्यक्ति के विकास में, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो अवश्य ही आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।